Hello everyone. In previous lectures, we have solved some electrical circuit problems using nodal analysis and mesh analysis. In nodal analysis, we write node equations using Kirchhoff current law. In this case, variables are voltage. In mesh analysis, we write mesh equations using Kirchhoff voltage law. In this case, variables are current. So, solving node equations or solving mesh equations, we determine the unknown voltage, we determine the unknown currents. If the node equations and mesh equations coefficients of variables are real, then we can solve the equation very easily using calculator. अगर नोड इक्वेशन में और मेश इक्वेशंस में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट रियल है तो बड़े आसानी से हम कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। लेकिन अगर इन इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स तब होंगे जब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर या दोनों भी कनेक्ट। अगर प्योर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर इंडक्टर नहीं है, तो इन इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स रियल होंगे, इसलिए हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर भी यूज हुआ है तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स अप्रोच टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स अप्रोच टू सॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम्स। हम 3 लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। a1x b1y c1z equals b। a2x plus b2y plus c2z equals b। a3x plus b3y plus c3z equals b। ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। वेरिएबल्स हैं x, y, z। अगर इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स a1, a2, a3, x के कोफिशिएंट, y का b1, b2, b3, z का c1, c2, c3 और ये कांस्टेंट है। अगर ये कोफिशिएंट्स रियल हैं, हम इजीली इसको कैलकुलेटर से x, y, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो दिक्कत है, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। इन तीनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे
इस मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स लिखेंगे जो कि इसमें x, y, z है। इस कॉलम में x के कोफिशिएंट a1, a2, a3, सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट b1, b2, b3, थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट c1, c2, c3। इस तरह से इन तीनों इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। Using Cramer's rule, x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, where delta is the determinant of this matrix। इस मैट्रिक्स का determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। वेरिएबल्स हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, पर डेल्टा इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये डेल्टा है। डेल्टा 1 में इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम के जगह पे हम ये d1, d2, d3 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ होगा d1, d2, d3 और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। d1, d2, d3, c1, c2, c3। ऐसे ही डेल्टा 2 के लिए हम इस डिटरमिनेंट के सेकंड कॉलम में इस वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। डेल्टा 3 में इसके थर्ड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हम डेल्टा 2 को लिखेंगे डेल्टा 2 की जगह पे यहाँ सेकेंड कॉलम की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे a1, a2, a3, यहाँ b1, b2, d3 ये सेम रहेगा।
C1 C2 C3, ये डेल्टा 2, ऐसे डेल्टा 3, डेल्टा 3 में इसके थर्ड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस करेंगे। डेल्टा 3 के जगह पे हम इस थर्ड कॉलम को इस मैट्रिक्स के इस कॉलम से रिप्लेस करेंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम की जगह पे ये B1 B2 ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप इंटर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बीटेक के। तो इस तरह से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, और फिर x इक्वल डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इस तरह से हम सारे वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको एक प्रॉब्लम लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का और सॉल्व करके दिखाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया गया है। इसमें हमें फाइंड करना है करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी इन द सर्किट शोन इन फिगर। ईच बैटरी से कितना करंट डिलीवर होगा ये हमें फाइंड करना है। ये प्रॉब्लम है डिटरमिन द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी इन द सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट में हमने 5 डिफरेंट वैल्यूज के बैटरी यूज किए गए हैं।
हर बैटरी से कितना करंट डिलीवर होगा ये फाइंड करें। इस सर्किट को हम लोग मेश एनालिसिस टेक्निक से सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से न सॉल्व करके मैट्रिक्स अप्रोच से सॉल्व करके दिखाएंगे। मेश एनालिसिस में हम पहले मेश आइडेंटिफाई करते हैं। मेश ऐसे लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, जैसे कि इसमें एक मेश ये हो जाएगा और इसका करंट हम शो कर रहे हैं कि ये I1। मेश करंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हैं। ये फर्स्ट लूप है। ये सेकेंड लूप, इसका मेश करंट I2 है, ये सेकेंड लूप है। और ये थर्ड लूप है, इसका मेश करंट I3 है। जब भी हम मेश एनालिसिस करते हैं तो मेश करंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब हम यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल हर मेश के लिए मेश इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम मेश 1 के लिए KVL algebraic sum of all the voltage in a mesh is 0। इसके ग्राफ वोल्टेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेना है प्लस माइनस। फिर इसके ग्राफ वोल्टेज होगा, इस 4 ओम रेजिस्टर के ग्राफ वोल्टेज होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई I1। और मैंने बताया था कि केवीएल जब इंप्लीमेंट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं और वोल्टेज राइज को नेगेटिव वोल्टेज। करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरह से होगी, हायर से लोअर वोल्टेज पे करंट फ्लो होगा। तो ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा 4 इंटू I। यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ डाउनवर्ड I1 करंट है और अपवर्ड I2 करंट। तो डाउनवर्ड करंट का डायरेक्शन में करंट होगा I1 माइनस I2। इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 2 इंटू करंट I1 माइनस I2। यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए करंट वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है, वोल्टेज राइज को नेगेटिव दिया जाता है -2 इक्वल्स 0। इस तरह से हमने मेश 1 में केवीएल इक्वेशन यूज किया है। सारे एलिमेंट के वोल्टेज को के अलजेब्रिक सम को हमने 0 ले लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 6I1 माइनस 2I2 इक्वल्स 2। इसको जस्ट सिंपल करना है। ये है मेश इक्वेशन फॉर मेश 1। इस इक्वेशन को हम एकदम काट के यहाँ लिख देते हैं। तीनों इक्वेशन को है 6I1 माइनस 2I2 इक्वल्स 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा मेश 1 का मेश इक्वेशन। ऐसे ही अब यूजिंग केवीएल हम लोग मेश इक्वेशन मेश 2 के लिए लिखेंगे। इस मेश में अब मेश इक्वेशन लिखना है। इसके ग्राफ वोल्टेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेना है, मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं।
तो ये होगा I2 करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई 6, वोल्टेज ड्रॉप है पॉजिटिव लेंगे 6 इंटू I2, इसके बाद वोल्टेज हो गया। यहाँ वोल्टेज राइज हो रहा है, निगेटिव लेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं -4। इसके ग्राफ वोल्टेज हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। I2 डाउनवर्ड है और I3 अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 माइनस I3 करंट होगा। इस पोलरिटी पे अकॉर्डिंग वोल्टेज होगा 8 इंटू I2 माइनस I3 और वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए पॉजिटिव 8 इंटू I2 माइनस I3। यहाँ माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है इसलिए हम निगेटिव लेंगे -2। यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज राइज इसलिए निगेटिव। अब यहाँ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लूप के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में हमें करंट लेना है वोल्टेज। तो ये जो पोलरिटी पहले इस तरह से थी, इस वाले लूप के लिए हमें इस तरह से लेना होगा। तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा I2 माइनस I1, I2 अपवर्ड है, I1 डाउनवर्ड, तो I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे 2 इंटू I2 माइनस I1 और पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल 0। ये हमने मेश इक्वेशन लिखा है मेश 2 के लिए यूजिंग KVL। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर किस तरह मिलेगा -2 I1 प्लस 28 I2 माइनस 8 I3 इक्वल्स 14। ये इक्वेशन 2 से इसको हम मार्क कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ टॉप पे लिख दे रहा हूँ, सारे इक्वेशन एक साइड में रहेंगे तो मैट्रिक्स लिखने में आसान है। तो यहाँ लिख देते हैं -2 I1 प्लस 28 I2 माइनस 8 I3 इक्वल्स 14। इक्वेशन 2 ये 40 वोल्ट सोर्स से इंडिकेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने मेश 2 के लिए इक्वेशन लिख लिया है। अब मेश 3 के लिए इक्वेशन लिखना है। मेश इक्वेशन और मेश 3 इस मेश के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवेश करना होता है। इसके अक्रॉस वोल्टेज I3 इंटू 10 वोल्टेज ड्रॉप ये पॉजिटिव होगा 6। इधर वोल्टेज ड्रॉप प्लस से माइनस पॉजिटिव। फिर अब इस लूप में हमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज में लेना है इस तरह। I3 अपवर्ड है, I2 डाउनवर्ड है। इस वाले लूप के लिए पोलरिटी बता देंगे, इसके लिए पोलरिटी इस तरह से। इस 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा I3 माइनस I2 इंटू 8।
प्लस 8 इंटू I3 माइनस I इक्वल्स 0। ये मेश इक्वेशन है मेश 3 के लिए। इसको सिंपल करेंगे तो इक्वेशन रिड्यूस होकर के इस तरह से होगा -8 I2 प्लस 18 I3 इक्वल्स माइनस इक्वेशन नंबर 3 से मार्क करेंगे। इस तरह से हमने KVL यूज करके तीनों मेश के लिए मेश इक्वेशन लिख लिया है। अब तीसरी इक्वेशन को भी एक साथ यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे -8 I2 प्लस 18 I3 इक्वल्स -8 इक्वेशन। इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ले लिए। थ्री इक्वेशन है हमारे पास और 3 अननोन वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3। अननोन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स रियल हैं। इसको आप कैलकुलेटर से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं मैट्रिक्स मेथड से बताने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इंडक्टर और कैपेसिटर भी यूज करेंगे, जिससे ये कोएफिशिएंट रियल ना होकर के कॉम्प्लेक्स है, और तब उसको सॉल्व किया जाएगा अगले प्रॉब्लम्स में। इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने अभी पहले बताया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, वही यूज करेंगे यहाँ। इस मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल्स लिखते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं I1 I2 I3। इस वाले मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 2 14 -8। इसमें फर्स्ट कॉलम में I1 का कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में I2 का, और थर्ड कॉलम में I3 का कोएफिशिएंट। I1 का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 6 है, यानी कि 6 I1। सेकंड में -2 है, -2। थर्ड इक्वेशन में I1 है ही नहीं, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। ऐसे I2 का फर्स्ट -2 है कोएफिशिएंट, सेकंड 28 है, थर्ड -8। थर्ड कॉलम में I3 का, यहाँ I3 का कोई टर्म है नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे। 0 -8 और 18। इस तरह से हमने इस तीनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ हम 3 डिटरमिनेंट डिफाइन करेंगे। डेल्टा होगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 6 -2 0 -2 28 -8 0 -8 18। इस तरह से हमने डेल्टा लिख दिया। ऐसे ही डेल्टा 1 डेल्टा 1 में इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम ये वाला कॉलम रिप्लेस करेंगे। डेल्टा 2 लिखना होगा तो सेकंड कॉलम में ये का कॉलम रिप्लेस करेंगे। डेल्टा 3 लिखना होगा
तो इसके थर्ड कॉलम में ये वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे। तो डेल्टा 1 हम लिख रहे हैं, इस कॉलम की जगह पे इसको रिप्लेस करना है 2 14 -8, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, -2 28 -8 0 -8 18, ये डेल्टा 1 है। ऐसे ही डेल्टा 2 और डेल्टा 3 लिख देते हैं। डेल्टा 2 सेकेंड कॉलम में हम जो अभी मैंने बताया था इस कॉलम को सेकेंड कॉलम की जगह पे लिखेंगे, डेल्टा 3 में इस वाले कॉलम को 6 -2 0, सेकेंड कॉलम इसको रिप्लेस करना है 2 18 सेकेंड कॉलम, इसके सेकेंड कॉलम की जगह पे इसका फर्स्ट कॉलम है 2 14 -8, थर्ड कॉलम का एज इट इज 0 -8 18। ऐसे डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम की जगह पे जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा था उसका जो कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम था उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब इस कॉलम को यहाँ थर्ड कॉलम की जगह पे लिखेंगे। तो 6 -2 0, फर्स्ट दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, -2 28 माइनस, और थर्ड कॉलम की जगह पे 2 14 और ये माइनस। इस तरह से हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, इसको हम बता दे देंगे। डेल्टा 1 आप साफ करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 157, डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी 150 और डेल्टा 3 की वैल्यू आएगी -76। नॉर्मल डिटरमिनेंट मेथड से हमें इन तीनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। Then using Cramer's rule, I1 equals delta 1 upon delta. Delta 1 157 है, डेल्टा 321, तो इस तरह से इसकी वैल्यू होगी 0.489 एम्पियर। I2 ये डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू 150
अपॉन 321, ये होगा 0.467 एम्पियर। ऐसे ही I3 ये है डेल्टा 3/डेल्टा। डेल्टा 3 की वैल्यू -76 अपॉन 321। I3 आएगा -0.236 एम्पियर। इस तरह से I1, I2, I3 तीनों मेश करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है करंट डिलीवर्ड बाय ईच वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे देखें, अगर हम करंट को I1 के डायरेक्शन में लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल के आउटवर्ड, तो ये डिस्चार्जिंग करंट है, क्योंकि बैटरी करंट को डिलीवर कर रही है। अगर हम I1 के डायरेक्शन में लेंगे तो ये डिस्चार्जिंग करंट होगा, और अगर हम इसको इनवर्ट करके दें I1 के अपोजिट, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल के इनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम चार्जिंग करंट कहते हैं। तो हम I1 के डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं डिस्चार्जिंग करंट ऑफ 40 वोल्ट सोर्स। डिस्चार्ज करंट ऑफ 10 वोल्ट था, ये वोल्टेज 10 था, 10 वोल्ट सोर्स। ये होगा इक्वल्स I1, और I1 हमने फाइंड किया है 0.489 एम्पियर। ये हमने इसको मिटा दिया था और गलती से 10 की जगह पर 40 लास्ट में लिखा था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। ये 10 वोल्ट से हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको। 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में करंट, अगर हम करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल के इनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो हम लिखेंगे I1 माइनस I, और ये चार्जिंग करंट होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के इनवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन में लिख रहे हैं चार्जिंग करंट ऑफ 8 वोल्ट सोर्स, और ये होगा इस डायरेक्शन में लेंगे तो I1 माइनस I2। I1 में से I2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.22 एम्पियर। यहाँ देखिए, अगर हम I2 के डायरेक्शन में करंट लें, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये डिस्चार्जिंग करंट होगा, सप्लाई डिलीवर कर रही है। तो डिस्चार्ज करंट ऑफ 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, डिस्चार्ज करंट ऑफ 4 वोल्ट सोर्स, ये देखिए ये होगा I2 के बराबर, इक्वल्स I2 की वैल्यू 0.467 एम्पियर। यहाँ अगर हम I2 के डायरेक्शन में लें, इनवर्ड डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से आउट करंट होगा, मतलब ये डिस्चार्ज करंट होगा। इसी डायरेक्शन में लेते हैं, डिस्चार्ज करंट आप 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट सोर्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये I2 माइनस I2 और I3 जो हमने फाइंड किया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 0.703 एम्पीयर। जब आप I2 में से I3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये करंट मिलेगा। अब लास्ट ये बचा, इसमें हम करंट का डायरेक्शन I3 अगर लेंगे तो ये चार्जिंग करंट है, और अगर हम इसके अपोजिट लेते हैं माइनस I3 मीन्स अपवर्ड, तो ये डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग लेंगे। डिस्चार्ज करंट, डिस्चार्ज करंट ऑफ 6 वोल्ट सोर्स। डिस्चार्ज करंट लेना है तो हमें I3 के अपोजिट लेना है, माइनस I3 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था -0.236 एम्पीयर। तो जब निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो डिस्चार्ज करंट ऑफ 6 वोल्ट सोर्स होगा 0.236 एम्पीयर। तो इस तरह से हमने मेश एनालिसिस मेथड यूज करके इस सर्किट के मेश के करंट निकाले और सारे वोल्टेज सोर्स से कितने करंट डिलीवर हो रहे हैं उसको हमने फाइंड किया, और हमने इसमें मैट्रिक्स अप्रोच यूज किया। इस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस यूज हुआ था, इसलिए जो मेश इक्वेशंस हमने बनाए थे उसमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट रियल। नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ साथ इंडक्टर कैपेसिटर भी यूज करेंगे, उस केस में कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साथ। थैंक यू।